काम वाली बाई। धैर्या जब पैदा हुई ना तो उसकी माँ ने उसका चेहरा देखकर कहा था, लाखों में एक है मेरी बेटी, इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम भी एकदम यूनिक ही रखूंगी। आज से मेरी बेटी का नाम होगा धैर्या। धैर्या जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन उसने अपनी माँ से सवाल किया, माँ मेरा नाम इतना अजीब क्यों है? मैम भी कहती हैं कि स्पेलिंग लिखने में हमेशा उन्हें कंफ्यूजन होती है। तुम्हारा नाम बाकी लड़कियों की तरह रीटा, गीता, संगीता, सुनीता नहीं है, धैर्या है, धैर्या। और इतने खास नाम के साथ तुम भीड़ में सबसे अलग नजर आओगी, बस इसीलिए हमने तुम्हारा नाम धैर्या रखा है। माँ की बात धैर्या के मन में इतनी गहरी बैठी कि उस दिन के बाद धैर्या को जीवन में सब कुछ यूनिक ही चाहिए होता था। बात चाहे कपड़ों की हो, खाने पीने की या फिर दोस्त बनाने की। उसने भीड़ के पीछे चलना कभी भी पसंद नहीं किया। वो हमेशा वही काम करती जो सबसे अलग होता। धीरे धीरे समय बीता और धैर्या एक छोटी बच्ची से एक शादीशुदा औरत बन गई। शादी के बाद, अरे बेटा, ये इतने महंगे महंगे सूट तू कहाँ से लेकर आई है? कुछ ज्यादा ही महंगे नहीं है? अरे मम्मी जी, ये सब डिजाइनर सूट हैं। इनके पास कुछ सिलेक्टेड पीस ही बनाए जाते हैं। इनके जैसा बाजार में आपको कोई और सूट मिलेगा नहीं, बस इसीलिए ये महंगे होते हैं। अरे तो क्या जरूरत है इतने महंगे सूट खरीदने की? इनमें ऐसा कौन सा सुर्खाब का पर लगा है? हमने जो सूट पहन रखे हैं वो अच्छे नहीं है क्या? और तेरे इन सूटों से ना आधे से भी कम दाम क्या है? मम्मी जी, आप नहीं समझोगी। जो ड्रेस सब लोग पहन रहे हैं उसे पहनने में भी कोई मजा है? मजा तो सबसे यूनिक ड्रेस पहनने में ही आता है। अच्छा भाई, हमें तो आज से पहले ये बात पता ही नहीं थी। सिर्फ सूट ही नहीं मम्मी जी, मैं अपनी साड़ी, शूज, बैग, यहाँ तक कि अपने कमरे के पर्दे और चादर भी डिजाइनर ही लेती हूँ, ताकि जो सामान मेरे पास है उनकी जैसा और किसी के पास हुई ही ना। हे भगवान, पता नहीं कौन सी शुभ घड़ी में ये खर्चीली लड़की हमारे घर आ गई। इसके यही तेवर रहे तो ये तो कुछ ही दिन में हमारा पूरा घर बिकवा देगी। ये कॉटन के हजार हजार रुपए में धक्का खाने वाले सूट 6,000 के खरीद कर लाई है। बता, है कोई तुक भला इस बात का? बहू के रंग ढंग देखकर सास मंजूषा थोड़ी परेशान रहने लगी थी। मम्मी जी, इतने बड़े घर का काम मुझसे अकेले नहीं होता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन घर के काम तो जैसे खत्म ही नहीं होते। और वंश भी इसी वजह से मुझसे नाराज रहने लगे हैं। कहते हैं कि मैं पूरा दिन घर के कामों में ही उलझी रहती हूँ और उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं देती। तो बेटा, मैंने तुझे कब मना किया नौकरानी रखने से? लेकिन तेरा ही कहना था कॉलोनी में सब बहुओं ने नौकरानी रखी हुई है, इसलिए तू काम वाली नहीं रखेगी। अरे मम्मी जी, वो मैंने सोचा कि काम वाली रखने से क्या होता है, मैं तो हूँ ही सबसे अलग। अगले दिन धैर्या की सास मंजू एक काम वाली सरिता को पकड़ कर ले आती है। हाय आंटी जी, कितनी सुंदर है आपकी बहू। पूरी कॉलोनी में और किसी की बहू इतनी सुंदर नहीं है। तू आंटी किसे कह रही है? आंटी होगी तू, मेरी उम्र की होगी और मुझे आंटी कह रही है। लो, इज्जत से बात कर रही है, मैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। अरे मेरी तो ना आंटी जी 12 साल में शादी हो गई थी, इसलिए मैं ऐसी दिखती है। अभी तो मैं बस 25 साल की है। अच्छा, फिर तो तू मेरी बहू से भी छोटी है। 30 साल की तो मेरी बहू है। झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुझे? वो सामने वाली बिल्डिंग में तेरी बहू काम करती है, मुझे पता नहीं क्या? अरे क्या आंटी जी, आप ही ना बेकार की बातें लेकर बैठ गई। आप ये बोलो, काम कराना है कि नहीं? हाँ हाँ, कराना है। तुम कल से आ जाना। ठीक है मैम साहब, मैं आ जाएगी। काम वाली के जाने के बाद, अरे तूने तेवर देखी इसके? कहानी बनाने में एक नंबर है ये। आई बड़ी मुझे आंटी कहने वाली, खुद बुढ़िया होकर मुझे आंटी आंटी कर रही है। मुझे तो ये सरिता फूटी आंख नहीं सुहाई। छोड़िए ना मम्मी जी, क्या करना है हमें? जो बोलती है बोलने दीजिए। मंजूषा को सरिता से अजीब सी चिढ़ हो गई थी, इसलिए जब भी वो काम करने के लिए आती मंजूषा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। अरे भाभी, कितना सुंदर सूट पहन रखा है आपने। आपको पता है, सेम इसी कलर और डिजाइन का सूट ना मेरे पास भी है। क्या बात कर रही है? तेरे पास कहाँ से आया? कहाँ से आया का क्या मतलब भाभी? अरे मैं खरीद के लाई ना सरोजिनी मार्केट से। उधर सब एक से एक डिजाइनर सूट मिलते हैं। 400 का पड़ा। कोई देखकर कह नहीं सकता कि 400 का है। अरे नहीं नहीं, तेरा 400 वाला अलग होगा, मेरा तो 4,000 का है। क्या भाभी, मैं आपसे झूठ बोलेगी क्या? अरे सेम टू सेम डिट्टो है। अच्छा चलो, मैं ना कल की पहन के आती हूँ बस। नहीं नहीं नहीं,
तू वादा कर, वो सूट पहनकर इस कॉलोनी में कभी पैर भी नहीं रखेगी। वादा कर मुझसे। अच्छा ऐसा कर, मेरा ये सूट भी ना तू ही रख ले, अब खुश। लेकिन इन दोनों सूट को पहनकर इस मोहल्ले में कभी नजर मत आना। अरे 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 भाभी, क्या हो गया? अच्छा चलो ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे लिए तो मैं सूट पहनकर कभी इधर नहीं आएगी बस। हे भगवान, बचा लिया आपने। मैंने कल ही अपनी किटी में सबको बताया था कि मैं 4,000 का सूट लेकर आई हूँ। अगर ये सरिता मेरे जैसा सूट पहनकर कॉलोनी में आ जाती तो क्या इज्जत रह जाती मेरी। 2-3 दिन बाद। भाभी एक बात बोलो क्या आपको? आपकी ना मेरी चॉइस एकदम सेम टू सेम है। क्या? ऐसा किसने बोला तुझे? अरे भाभी मैं बोल रही है ना, मेरी और आपकी चॉइस सेम टू सेम है। अच्छा, वो कैसे? आप यकीन नहीं करेगी भाभी, आपकी बेडशीट के जैसे डिट्टो सेम टू सेम बेडशीट मैं लेकर आए लिए कल बाजार से। अरे उधर बाजार में ना 200 का सेल लगेला था। क्या बढ़िया बेडशीट मिल रही थी। तू पागल है क्या? ये तुझे 200 वाली बेडशीट नजर आ रही है? ये 3,500 की एक बेडशीट है और ये किसी सेल से नहीं खरीदी मैंने, कस्टमाइज करवाई है। मतलब भी पता है तुझे कस्टमाइज का? इसका मतलब एक सिंगल पीस है ये। इसके जैसी कोई और बेडशीट बाजार में मिल ही नहीं सकती। क्या भाभी, कोई भी आपको बना देता है और आप बन भी जाती है। कौन बोला आपको इसके जैसी दूसरी बेडशीट नहीं बन सकती? अरे मेरे पास सेम टू सेम है, मैं बता रही लिए ना आपको। सरिता की बात सुनकर धैर्या को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं क्या हो गया है मेरी चॉइस को। अब मेरा टेस्ट एक काम वाली से मैच करने लगा है। देख सरिता, किसी और को मत बताना कि तेरे घर में मेरे घर जैसी बेडशीट है। अरे भाभी क्यों नहीं बताएगी मैं? किसी का लेकर खाया है क्या मैंने? या चोरी डकैती की है कि मैं झूठ बोलूं? मैं तो डंकी की चोट पर बोलेगी कि मैं सेल से खरीद के लाए लिए। अरे मैंने बोला ना तुझे किसी को नहीं बताना। अच्छा ठीक है, ले ये बेडशीट भी ना तू ही ले जा, मुझे नहीं चाहिए ये बेडशीट। लेकिन तूने कॉलोनी में किसी को भी बताया ना तो फिर तू देखना, मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। अरे भाभी तो ऐसा बोलो ना कि नहीं बोलने का है किसी को। अच्छा ठीक है, अब आप इतना जिद कर रही है ये बेडशीट मेरे को देने का, तो रख लेती है मैं। धैर्या को अपनी चॉइस पर और अपने हर सामान पर जितना गुरूर था वो सरिता ने आकर चकनाचूर कर दिया था। कभी वो उसकी साड़ी को अपनी साड़ी जैसा बताती तो कभी सूट को, कभी बेडशीट को तो कभी नेल पेंट को। और धैर्या भी अपना सामान गुस्से में उठाकर उसे पकड़ा देती। ये सिलसिला शायद ऐसे ही चलता रहता। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना धैर्या ने कभी नहीं की थी। भाभी भैया आपको प्यार बहुत करते हैं, सच्ची। कितनी मदद करते हैं ना आपके घर के कामों में। वो तो है, मेरे वंश जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आपको पता है भाभी, भैया एकदम मेरे मर्द जैसे ही दिखते हैं। वही लंबाई चौड़ाई, वही बाल और एकदम वही आदत है। आपको पता है, वो भी ना मेरे को घर का कोई काम करने नहीं देता। बोलता ही तू रानी है मेरे घर की, नौकरानी थोड़ी ना है जो घर का काम करेगी। काम वाली को अपने पति की तुलना वंश से करता देख धैर्या के सब्र का बांध टूट गया था। अच्छा, अगर तुझे रानी बनाकर रखता है तो इधर नौकरानी का काम क्यों करती है? जाकर अपने महल में राज करना। धैर्या की बात सुनकर उसकी सास मंजूषा आती है। अब क्या करेगी? इसके पास तो तेरे जैसा पति भी है। अब अगर इसने किसी को बता दिया कि तेरे पति के जैसा डिट्टो सेम पति इसके पास है तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी कॉलोनी में। ऐसा कर, अपना पति भी उठाकर इसे दे दे। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? बेटा मैं तो वही कह रही हूँ जो तू आज तक करती आई है। तुझे पता भी है ये तेरी सरिता कितनी डेढ़ सयानी है। कल मैंने इसे इसकी बहू से बात करते हुए सुन लिया था। कह रही थी 502 वाली मैडम तो एकदम बोर्डम है, उनको बस एक बार उकसा दो, सब सामान उठाकर मेरे को दे देती है। तू बस देखती जा मैं कैसे बिना चोरी किए उनके घर पर हाथ साफ करती हूँ। क्या मतलब ये जानबूझकर ऐसी बातें करती थी? और ये बोर्डम किसको बोली तू? तेरी तो अरे अरे मेम साहब, मैं अगर आज की बात तू मुझे इस घर में दिखाई दी ना तो फिर तुझे दोबारा कोई नहीं देख पाएगा। सरिता अपनी पोल खुलती देख वहां से 9 2 11 हो जाती है और धैर्या भी उस दिन के बाद ये यूनिक सामान खरीदने का अपना फितूर छोड़ देती है।